आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 21 अगस्त के करंट अफेयर्स की बात करेंगे और ये सारे करंट अफेयर्स हम देखेंगे। तो कल मैंने इस पे बात भी की थी, जो सेक्सुअल हरासमेंट पे हेमा कमीशन रिपोर्ट है, और इसको पहले भी हमने कवर किया, तो फाइनली वो आ गई है। पेपर 2 और एथिक्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, पेपर 4 के लिए। बता दो कि हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स लाइव है, 10,000 एमसीक्यूज का कोर्स लाइव है, तो आप उसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का फेज़ 2 हमने लॉन्च किया है। आज शाम 8 बजे आप ज़रूर जुड़िए हमसे। इस बार 100 डेज, हम 100 दिन हम आपको देंगे। तो यहां पे सर्वाइवल और स्ट्रेंथ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है कहां पे? फिल्म इंडस्ट्री में। तो यहां पे मलयाली फिल्म इंडस्ट्री की बात की गई है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है 2017 में केस फाइल हुआ था, और उसके बाद फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि रिटायर्ड जस्टिस की हेमा के संरक्षण में एक रिपोर्ट बनाई जाए, और इसमें 51 एक्ट्रेस का उनकी टेस्टिमनीज ली थी कि आखिरकार क्या होता है मलयालम, यानी कि जो केरल की मूवी इंडस्ट्री है, राइट। तो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है वो पूरी की पूरी आई है, राइट। तो ये तो चलिए ठीक है। तो अब इस रिपोर्ट को जो है हमें देखते हैं कि यहां पे ये तो एक तरीके से मतलब ऐसे टाइप का है। तो ये आप देखिएगा, इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है। तो ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो रही थी। 2019 में इसको सबमिट कर दिया गया था, बट केरल सरकार की तरफ से ये बोला गया कि नहीं, इसको अभी नहीं पब्लिश करते हैं, क्योंकि अभी तो ये कोविड आ गया है। फिर अभी पिछले महीने जुलाई में इसको पब्लिश होना था, लेकिन एंड टाइम पे यहाँ पे एक प्रोड्यूसर ने बोला कि नहीं, इसको पब्लिश मत कीजिए, क्योंकि ये तो राइट टू प्राइवेसी का हनन है। और फाइनली कोर्ट ने बोला कि अरे भाड़ में जाओ, यहाँ पब्लिश कर दी है। तो यहाँ पे जो औरतें हैं उन्होंने बताया है, जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने बताया है कि जैसे ही हम जाते हैं, एंटर करते हैं, तो वैसे ही असॉल्ट जो है वो शुरू हो जाता है, एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। कोई टॉयलेट नहीं रहते, कपड़े बदलने की कोई जगह नहीं रहती। कई बार तो ऐसा होता है कि 2 लोग कपड़े पकड़े होते हैं और उसके पीछे से हमको कपड़े बदलने पड़ते हैं। कोई यहाँ पे टॉयलेट की सुविधाएं नहीं है। तो हालात बहुत ख़राब है। यहाँ पे सेक्स ऑन डिमांड की बात होती है कि डिमांड पे सेक्स करें, है ना। अगर आप यहाँ पे एक्ट्रेस हैं तो इस तरीके की हालात हैं कुछ। अब इनइक्वालिटी की बात करते हैं, पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब असमानता, राइट। इंडिया में जो गैलप वर्ल्ड पोल ये हुआ सर्वे, और CMIE, उसमें बोला कि जो इनकम इनइक्वालिटी है ना, वो करप्शन को फॉस्टर करती है, ठीक है ना। इनकम इनइक्वालिटी की वजह से करप्शन होता है, स्पेशली जो सरकार और बिजनेस का इंटरसेक्शन है, राइट। पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं, हम ये देखते हैं कि वहां पे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे उनको मिलता है, प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े उनको मिलते हैं, हाईवेज और पोर्ट्स। करप्शन है। हम सबको पता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है किस तरीके से टेंडर पास होते हैं। ये किताबों में तो, पेपर्स में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन करप्शन तो है ही है ना। तो मॉरल कंसर्न्स की यहाँ पे बात हो रही कि जैसे जैसे वेल्थ ग्रो होती है, वैसे वैसे मॉरल कंसर्न जो है वो खत्म होते रहते हैं। तो करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो लगातार बढ़ती रहती है, जैसे मार्केट को मैनिपुलेट करना, पॉलिटिकल लॉबिंग, मतलब पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करना ताकि उनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेना। थॉमस पिकेटी की स्टडी और बाकी जो और हैं, उन्होंने हाईलाइट किया है कि हमको वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी भारत में ड्रामेटिक इंक्रीज देखने को मिला है। जितनी जितनी वेल्थ बढ़ती जा रही है, उतनी इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ती जा रही है। टॉप 1% जो है वो 40, जो टोटल वेल्थ है उसका 40% कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। 1980 का 12.5, 1980 में ये 12.5% था, और 22.6% प्री टैक्स है, जिस मतलब एक तरीके से 1980 में शार्प इंक्रीज हमको देखने को मिला है। तो एक तरीके से इनइक्वालिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो स्टडी यही बोलती है कि जो राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी है ना, इसकी वजह से करप्शन बढ़ता है। और जो रिलेशनशिप है, स्टडी ये बताती है कि मतलब वही है कि इनकम इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती जाती है, और उसकी वजह से करप्शन जो है वो होता है। तो NSS का डेटा आया, और GWP और CMIE का डेटा। तो GWP जो स्मॉल सैंपल साइज है, ठीक है, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे ये चीज़ हमको पक्का पता चल गई है कि दिक्कत तो है। तो जो इनकम इनइक्वालिटी है, थॉमस पिकेटी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बताया कि 1% जो है, मतलब जो इनकम इनइक्वालिटी का मतलब यही है कि जो टोटल 1% है, जो टॉप 1% है,
और वो मतलब जो बॉटम 50% है, इतनी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी, टोटल इनकम का वो 50% होल्ड करते हैं। तो करप्शन बेसिकली क्या है कि जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट और दोनों, सरकारी और प्राइवेट निजी में, तगड़ा उसमें मिसयूज होता है, भयानक मिसयूज होता है। और जैसे जैसे करप्शन बढ़ता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा ज्यादा वैल्यूएबल होते जा रहे हैं और ज्यादा उनका पैसा होता है, जिसकी वजह से मतलब एक तरीके से डिमांड बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है वो। तो अभी इस समय जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो बिजनेस इंटरेस्ट में ज्यादा, मतलब एक तरीके से जो ताकतवर है, ठीक है कोई बात नहीं, सेबी का आपने देखा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एक सक्सेस तो है बट लिमिटेड सक्सेस है। मैन्युफैक्चरिंग, एफडीआई और एक्सपोर्ट्स जो है बहुत ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिली है। जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं जिनको रेंट आता है, मतलब जो रिसोर्सेज हैं, इट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि अनवांटेड गेन्स उनको मिले, ठीक है। यानी कि एक तरीके से सरकारी एजेंसीज का और सरकार का मिसयूज हो रहा है तगड़े तरीके से, करप्शन हमको देखने को मिल रहा है। ओके, तो स्टडी यही बताती है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है, ये स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, अब ये जैसे एफडी और पोस्ट ऑफिस में अगर आप सेव करोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे शेयर मार्केट हो गई, यहां पे ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इनकम इनइक्वालिटी जो है वो आगे बढ़ती है। ओके, जुडिशरी में जो ट्रस्ट है वो कन्विक्शन रेट से रिलेटेड है, लेकिन जैसे जैसे रेट बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीज डिमिनिश होती जाएगी, राइट। कन्विक्शन रेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे ट्रस्ट जो है, क्योंकि देखिए कन्विक्शन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना ज्यादा कन्विक्शन रेट होगा उतना ही अच्छा है भाई, उतना ट्रस्ट होगा कि भाई हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो कोर्ट है वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जितना इनकम इनइक्वालिटी होगा उतना वाइड स्प्रेड करप्शन हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए, टैक्स जो सुपर रिच है उनको हेविली टैक्स करिए, लेकिन इसमें भी जो भाई बहुत अमीर है वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं कबड्डी खेल के कानून से। तो एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम की हमको यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, और रॉबस्ट प्राइवेट बिजनेस को देखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है प्रॉस्पेरस इंडिया के लिए, राइट। उसके बाद फिर पावर एक्सपोर्ट रूल्स में चेंजेस, पेपर 3 की हम बात करेंगे। 14 अगस्त, जैसे र्यूटर्स ने ये रिपोर्ट किया था कि जो भारत है उसने एक इंट्रोड्यूस किया था पावर एक्सपोर्ट रूल। अब ये क्या था, देखिए बांग्लादेश में हम सबको पता है तख्ता पलट हो गया है, तो पॉलिटिकल रिस्क भयानक है बांग्लादेश में, जिसकी वजह से ये आया था पावर एक्सपोर्ट रूल्स, और एक तरीके से इसको अमेंड किया गया था। अब इसमें जो इंडियन पावर एक्सपोर्टर्स यानी कि जो बिजली बेचते हैं, अगर मान लीजिए कि पेमेंट डिले होती है, क्योंकि भाई हो सकता है बांग्लादेश पेमेंट ना दे, तो अपना आउटपुट वापस ले सकता है, वो जो बिजली बेची है वो वापस ले लेंगे, जिसमें अडानी पावर जो है वो झारखंड को इलेक्ट्रिसिटी देता है, जो गोड्डा प्लांट है, ठीक है, और उसके बाद फिर बांग्लादेश जाती है। तो बताया तो रहे हैं कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम वापस ले लेंगे अगर कोई दिक्कत होती है तो जो गोड्डा प्लांट है वो अडानी की सब्सिडरी है। 1496 मेगावाट पावर जो है बांग्लादेश को देती है, और 25 साल के लिए दिया है, पावर परचेस एग्रीमेंट 25 साल तक किया है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने। नवंबर 2017 में इसको साइन किया था, तो भारत का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट है, राइट। अब बीपीडीबी की बात करें, जो 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट थी, बांग्लादेश ने लगभग 2656 मेगावाट भारत से इंपोर्ट किया गोड्डा पावर प्लांट से, मतलब 6% जो है एक तरीके से बांग्लादेश की टोटल पावर कैपेसिटी है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसको फेस करना पड़ा कि जो कोल है हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगाए, ताकि बांग्लादेश में पावर को रिड्यूस किया जाए। सब चीज़ें होती ही रहती हैं, बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। IEEFA उसने बोला कि जो PPA है उसने अडानी पावर को पूरी पावर दे दी है ना। अब इसमें यही है कि जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है ना इंपोर्टिंग की, वो कम आई, तो ये सब हुआ। अडानी वैसे उनके सितारे गर्दिश में ही लिख रहे हैं। तो बीपीडीपी ने ये रिक्वेस्ट किया कि ये जो पीपीए का रिवीजन है आप इसको करें, और जो कोल प्राइस अडानी कोट कर रहा है उसको देखें थोड़ा सा, राइट। तो ये हिसाब किताब है। बांग्लादेश, आपको बता दूं कि पूरी तरीके से तो बांग्लादेश ने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपैंड करने में, स्पेशली गांव के एरियाज में उन्होंने बिजली पहुंचाई है, और थैंक्स टू इंडिया। लेकिन अभी भी फ्यूल और गैस सप्लाई प्रॉब्लम्स हैं, तो बांग्लादेश ने IMF से भी सपोर्ट लिया है ताकि जो भी फाइनेंशियल शॉक्स हैं, वोलेटाइल एनर्जी प्राइसेस, उससे बच सके। हसन मेहंदी ने ये पॉइंट आउट किया है बांग्लादेश की ओवर कैपेसिटी है, राइट। पावर जनरेशन जो है वो अच्छा खासा हो रहा है, यहाँ पे दिक्कतें हैं। और रेगुलेटरी चेंजेस जो हुए हैं इंडियन पावर एक्सपोर्टर्स के, ठीक है ना,
वो एक तरीके से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। बन्नी ग्रासलैंड, कंजर्वेशन ऑफ बन्नी ग्रासलैंड, पेपर 3 सुपर इंपॉर्टेंट है। करंट स्टेटस क्या है, जो बन्नी ग्रासलैंड है बहुत बड़ा घास का मैदान 3800 स्क्वायर किलोमीटर का है, वो अब इस समय सिर्फ और सिर्फ 2600 स्क्वायर किलोमीटर का रह गया है। तो KSKV ने रिसर्च की है और बोला है कि जो बन्नी एरियाज हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये इकोलॉजिकल वैल्यू को रिस्टोर किया जाए। तो 937 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा है। सूटेबल है 728 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेटली सूटेबल आप देख सकते हैं 717, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, स्टडी ने ये फाइंड किया है। डेटा कलेक्ट किया गया 45 लोकेशन से और पूरा ये जितने भी टूल्स है, एस्टर सैटेलाइट, सेंटिनल-2, ये सब टूल्स यूज़ किए गए और 20 फैक्टर्स थे जिसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स, एसिडिटी, टेक्सचर, ये सब चीज़ें थी। सबसे बढ़िया सूटेबल एरिया कौन सा है, जहाँ पे अच्छा खासा वाटर है। मॉडरेटली जहाँ पे टारगेटेड मैनेजमेंट हो सकता है, और जो सूटेबल बिल्कुल नहीं है वहाँ पे जैसे टेरेसिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन और सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, वो चीज़ है। एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें तो स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि देखिए कंजर्वेशन एक्शन प्लान बनाना ही है, ग्रासलैंड हमारे खत्म होते जा रहे तो उसलिए, और बहुत अर्जेंट नीड है एक्शन की। पॉलिसी सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है NGT की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी है कि भैया हमको दीजिए पॉलिसी, कुछ ऐसी बनाई कि हम भी बचे रहें। सस्टेनेबल मैनेजमेंट की भी यहाँ पे बात की गई है। ग्रासलैंड के ओवरव्यू की बात करें तो एक्सपेंसिव इकोसिस्टम है, जैसे सेमी एरिड और एरिड, जैसे सवाना, श्रब लैंड, ओपन ग्रासलैंड, ये सब देखिए, क्योंकि देखिए यही ग्रासलैंड जो है ये क्या करते हैं भाई, जानवरों के लिए बड़े बढ़िया होते हैं, इकोसिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन, कार्बन स्टोरेज के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे ग्रासलैंड खत्म होते जा रहे हैं। 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत के ग्रासलैंड है, 24% लैंड एरिया को कवर करते हैं। अब ये एरिया जो हैं वो लगातार थ्रेटन हो रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, इन्वेजिव स्पीसीज और लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे, राइट। नमामि गंगा मिशन की बात करते हैं तो मिशन ओवरव्यू अगर हम बात करते हैं तो जैसे NMCG, नमामि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, भाई गंगा को क्लीन करना है, 37,500 करोड़ जो है वो सैंक्शन किए गए हैं नमामि गंगे के को लेकर, और 18,000 करोड़ के जो है वो अभी तक एक्सपेंड कर दिए गए हैं। राजीव मित्तल जो डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG हैं, उन्होंने बोला है कि भाई दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, स्लो पेस है। सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो टोटल सैंक्शन फंड है अभी 15,000 करोड़ जो है वो सीवेज मैनेजमेंट के लिए अलॉकेट किए गए हैं, ठीक है। और रिसेंट डेवलपमेंट, अभी 12 जुलाई को मीटिंग हुई, स्टेट रिस्पांस, जैसे यूपी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए, लगभग 15 करोड़ जो है 6 प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने अभी तक स्पेंड किए हैं। डिलेज हमको देखने को मिला है। NMCG स्टेटमेंट, NMCG ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो स्लो एक्सपेंडिचर है दैट इज अप्लाई टू ऑल स्टेट, सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमको देना है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।